Brought to you by Cricket.com. मेरी ऐप में तो मस्त बोनस मिलते हैं। Register and get 2,500 welcome bonus. खेलो असली फैंटेसी on cricket.com. Download cricket.com now. खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है। जिम्मेदारी से खेलें। नमस्कार, चुनावी श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। हम एक बार फिर हाजिर हैं आईपीएल का डबल डोज लेकर, जहां इंडियन पॉलिटिकल लीग में लगेगा इंडियन प्रीमियर लीग का तड़का। बताएंगे कि कैसे बिहार के मैदान में मोदी ने जबरदस्त बैटिंग की, नीतीश की फुल टॉस पर विपक्ष कैसे लगा रहा है शॉट। विक्रांत नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। जैसे अर्पिता ने बताया, सियासत की खबरें अर्पिता ने बतानी है, लेकिन मैं तो आपको बताऊंगा क्रिकेट की खबरें, जहां पर आईपीएल में अब दरअसल वाकई में चौकों छक्कों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और कल रात एक ऐसा मैच हुआ जहां पर T20 के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब वहां पर मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, लेकिन अब तो आईपीएल में भी ये सवाल है कहीं ऐसा ना हो कि कोई टीम 300 पार चली जाए। तो चलिए विक्रांत, सियासी की पिच, जो सियासत की पिच है, उस पर बल्लेबाजी की शुरुआत करें। टॉस मैंने बंद कर दिया। क्यों? मैं चाहता हूं कि लगातार लगातार बार हार रहे थे। नहीं, मैं देखिए टॉस में कभी कभी आप हार भी सकती थी, तो मुझे वो मंजूर नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि आप हार नहीं सकती और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जीतते देखना चाहता हूं। ये फिलहाल अब जो दल है ना, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे और मिला लीजिए आप, सब ये चाह रहे हैं, सब जीतना चाहते हैं। तो ये जीत की दौड़ बहुत लंबी है। चलिए शुरुआत करते हैं सियासी बयानबाजियों की। आज बिहार में मोदी के मैदान से क्यों गायब रहे बिहार के कैप्टन? जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी ग्राउंड सजा था। पशुपति पारस और अश्विनी चौबे जैसे एक समय में नाराज खिलाड़ी भी इस खेल के सहयोगी बने हुए थे, मगर बिहार के कप्तान नदारद थे। सवाल हो रहा था कि आखिर नीतीश कुमार पीएम के मंच पर क्यों नहीं है। सूचना जो मिल रही है कि भाई भाजपा के लोगों ने मना कर रखा है कि प्रधानमंत्री के साथ मंच पे जो है नहीं बैठना है। क्यों? अब ये हम नहीं बता सकते। 4000 अब जो मना किया है, जो नहीं जा रहा है, उससे पूछिए। तेजस्वी यादव मिड विकेट पर छक्का इसलिए मार रहे हैं क्योंकि कुछ रोज पहले नीतीश कुमार ने फुल टॉस फेंकी थी। ये थी वो गेंद। 4-5 साल में कोई दिक्कत नहीं, और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना यहां के लोगों को वोट। नीतीश कुमार 400 कहना चाहते थे, 4000 बोल गए। बाद में पीएम से झुककर अपनी गलती स्वीकारी। बस इतना काफी था विपक्षी खिलाड़ियों के लिए। अब तो प्रधानमंत्री जी बताएंगे ना कि क्यों नहीं साझा कराना चाह रहे हैं। ये तो उनका अंदरूनी मामला है ना। शायद हमको लगता है कि उस दिन वो उनको 400 के जगह वो 4000 बोल गए, माफी मांगना पड़ा पैर छू के प्रधानमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी को। शायद कारण यही रहा होगा, हम तो जानते नहीं है कारण। नीतीश की इस खराब गेंद पर विपक्ष लगातार बैटिंग कर रहा है। 4000, अब वही हम सोच में पड़े हुए हैं कि 4000 आएगा कहां से। हम भी तो वही सोच रहे हैं। अब वैसे बैटिंग सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा है। आज पीएम ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। संविधान खत्म कर देने वाले आरोपों की गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। झूठ फैलाते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। पीएम ने आरजेडी के खिलाफ हुक शॉट खेलते हुए बताया कि लालटेन से तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होगा। तो आरजेडी की तरफ से भी यॉर्कर आई। तो मोबाइल क्यों चार्ज करना है लोगों को? लोगों को मोबाइल क्यों चार्ज करना है? मोबाइल से कोई रोजगार मिलेगा? बिहार का खेल दिलचस्प होता जा रहा है, मगर सवाल तो है ही कि बिहार के कप्तान पीएम की सभा में क्यों नहीं पहुंचे। आज तक ब्यूरो। अर्पिता जी, वैसे आजकल ना
क्रिकेट में भी इस तरह का चकल्लस देखा जाता है। आप याद कीजिए वो मुकाबला था मुंबई और चेन्नई के बीच, जहां पर धोनी ने जडेजा को भेजा पहले बैटिंग करने के लिए और कहा कि वैसे ही वापस मुड़ के आ जाना, क्योंकि क्राउड देख रहा था अरे थाला नहीं आए। फिर उसके बाद धोनी गए और धोनी जब मैदान पर उतरे तो आखिरी ओवर में उन्होंने लंबे लंबे छक्के लगाए। हार्दिक पांड्या की धुनाई भी कर डाली थी। क्या बात है, शानदार। आपको बताऊं कि कुछ इसी तरह का खेल मैनपुरी में बीएसपी ने भी किया है, जिन्होंने आखिरी वक्त में मैनपुरी सीट पर अपना प्रत्याशी बदल दिया है। यहां बीएसपी ने यादव कार्ड खेलकर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। अब ये देखना है कि मैनपुरी में ये बल्लेबाज क्या धोने साबित होगा। समाजवादी पार्टी का गढ़ और मुलायम सिंह यादव के पारंपरिक मैदान मैनपुरी से आज डिंपल यादव ने अपना नामांकन किया, जहां डिंपल को आउट करने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है और गेंद अपने मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर को थमाई है। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही है, आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा? कर्मभूमि रही है और हमेशा रहेगी मैनपुरी, और मैं समझती हूँ इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा ये चाहा है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। तो मैं समझती हूँ लोगों को इस बात का एहसास है और यहाँ के लोग हमसे पारिवारिक संबंधों की तरह जुड़े हुए हैं। एमपी हुए 1.5 साल से ज्यादा हो गया, कितनी बार आई, कितना विकास का काम किया, कितना भारत सरकार का रुपया ले आई, केंद्रीय योजना, स्टेट की योजनाओं का कितना रुपया ला के दिया, कितने कार्यकर्ताओं के सुख दुख में गई, कितना मैनपुरी के लिए उनका योगदान, अपने सांसद काल में मैनपुरी के लिए योगदान क्या है। पिछले लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव ने पारंपरिक सीट कन्नौज के सियासी मैदान पर मुकाबले का फैसला किया था, लेकिन इस मैदान में बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार भी बीएसपी की एंट्री ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। अंतिम वक्त में बीएसपी ने अपनी प्लेइंग टीम में बदलाव कर दिया। इटावा की भरथना विधानसभा से बीएसपी विधायक रहे शिव प्रसाद यादव को मैनपुरी से टिकट दे दिया है, यानी यादवों के गढ़ में यादव कार्ड खेलकर बीएसपी ने डिंपल के आगे गुगली फेंकी है। अब बसपा तो हम सब समझ ही रहे हैं कि किसका साथ दे रही है और किसको हराने के लिए काम कर रही है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। उधर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बीजेपी के कोच बनकर मैनपुरी का दौरा कर रहे हैं, जहां बीजेपी की नजर यादव वोट बैंक पर है। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? जो गढ़ थे वो पुराने जमाने की बात हो गई, अब सारे मोदी में हो चुके। उधर मध्य प्रदेश में भी दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी की टीम से गुना के चुनावी मैदान पर बैटिंग के लिए उतरे हैं, तो वहीं दिग्विजय ने राजगढ़ जैसे टफ पिच पर गेंद खुद करने का फैसला किया है। जिनकी स्थिति वही है, उनके लिए खट्टे अंगूर की स्थिति होती है। कभी कांग्रेस ईवीएम के ऊपर दोष देती है, कभी कांग्रेस मैच फिक्सिंग के ऊपर दोष देती है। कठिनाई है कि कांग्रेस पूर्ण रूप से आज बैंकरप्ट हो चुकी है। मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लेकिन जब मुझे पता पड़ा कि माननीय चुनाव आयोग अगर 384 से ज़्यादा भी होंगे तो वो एक कंट्रोल यूनिट और लगा के 24 और लगा देंगे, नागनी की 384 और फॉर्म भी भर दो तो वो ईवीएम से चुनाव कराएंगे। तो फिर इस बात पर जब जानकारी मिली तो मैंने पुनर्विचार किया और फिर कहा कि चलिए अब ईवीएम से संघर्ष करेंगे। विवादित बयान के बाद क्षत्रिय समाज का विरोध झेल रहे पुरुषोत्तम रूपाला ने भी राजकोट से नामांकन भरा, जहां भारी भीड़ के बीच रोड शो करके उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। मुकाबला दिलचस्प है। दिग्गज नामांकन के साथ ही जंग में जीत का ऐलान कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो। अच्छा अर्पिता, पहले राउंड की वोटिंग से पहले पक्ष और विपक्ष में जो बाउंसर वॉर चल रहा है, लेकिन इधर आईपीएल में हर गुजरते मैच के साथ साथ अब क्या हो रहा है कि चौके छक्कों की बरसात, यानी कि आपकी इंडियन पॉलिटिकल लीग में गेंदबाज हावी हैं और यहां पर तो गेंदबाजों के लिए कुछ भी नहीं है, ना बाउंसर ना यॉर्कर, बस आई गेंद डाली और आपकी धज्जियां उड़ जाती है। जैसे कल रात को हुआ, कल रात को आपने मैच देखा होगा भाई, मतलब बैंगलोर और हैदराबाद का ये मुकाबला था और दोनों टीमों के गेंदबाजों की हवाइयां उड़ी। हैदराबाद जिन्होंने इस आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर कुछ दिन पहले खड़ा किया था 277, उन्होंने 287 बना दिया। कल उन्होंने उस रिकॉर्ड को भी बेहतर कर दिया। ट्रेविस हेड, ये देखिए वो सलामी बल्लेबाज, अर्पिता आपको याद होगा 19 नवंबर वर्ल्ड कप फाइनल यही जीत के ले गए थे। कल इन्होंने बैंगलोर की ऐसी धुनाई की
39 गेंदों में शतक जड़ दिया। 39 गेंदों में कहा हिंदुस्तान के खिलाड़ी 50 रन बनाते हैं, ये 100 बना चुके थे। उसके बाद क्लासन ने बैटिंग की, अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की। क्लासन ने तो 31 गेंद में 67 रन भी बना दिए। नीचे आकर अब्दुल समाद ने रन बनाए। मतलब ये हो गया था कि विराट कोहली और बैंगलोर की टीम सिर्फ आसमान देख रही थी जब गेंद ट्रैवल करता था। 287 रन बनाए इन्होंने, और आप जानती हैं कि 287 रन बनाने असंभव थे, चेज तो हो ही नहीं सकते। लेकिन उसके बाद बैंगलोर आया। तो जैसे मैंने कहा 287 रन इन्होंने बनाए, जो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर हो गया है। मतलब इसी टीम ने कुछ दिन पहले 277 बनाए, आज उन्होंने 287 बना दिए। सच ये है कि वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ एक बार इससे ज्यादा रन बने हैं, जब नेपाल की अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप में मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे। और उस मैच की बिसात भी आप जानते हैं क्या थी। खैर, हैदराबाद ने अपनी पारी में 22 छक्के लगाए हैं। 22 छक्के, मतलब ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि T20 के एक पारी में 22 छक्के आए हों। इस मैच में दोनों पारियों को मिलाकर, यानी कि बैंगलोर ने भी जो चेज किया, 549 रन बने हैं 40 ओवर में, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मैच में 38 छक्के लगे, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब कल ना T20 दुनियाई क्रिकेट के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का दिन था। मतलब 22 छक्के हैदराबाद के थे तो 16 छक्के बैंगलोर ने भी लगा दिए। अब दिनेश कार्तिक आए, बैंगलोर की तरफ से रिटायरमेंट वो अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, 7 छक्के लगाए। 7 छक्के आपकी स्क्रीन पर है अर्पिता, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कल रात की मैच देखा होगा। एक छक्का उन्होंने 108 मीटर का लगाया, और क्रिकेट की जुबान में 108 मीटर का छक्का, यानी कि आपने गेंद आसमान में भेजी और नवजोत सिंह सिद्धू अगर कमेंट्री कर रहे हो तो वो कहें किस्ड द एयर हॉस्टेस एंड केम बैक। इतना लंबा छक्का था। सोशल मीडिया पर दिनेश कार्तिक वायरल है, बल्ले से उनकी फॉर्म। वो कोई बैट्समैन जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा था, किसी का ऐसे बयान भी आया था, आप बेहतर बता पाएंगे, जिन्होंने कहा कि इतने लंबे छक्के और छक्के तो हम भी मार सकते हैं, बशर्ते तय हो जाए कितने मीटर पे इतने पैसे हैं। क्रिस गेल इससे पहले इसी मैदान में बड़े लंबे लंबे छक्के मारते थे, एबी डिविलियर्स। तो अब सवाल यह है कि वर्ल्ड कप के लिए क्या दिनेश कार्तिक भी एक दावेदार बन गए हैं, क्योंकि विकेट कीपर्स की लड़ाई है। ऋषभ पंत है उसमें, संजू सैमसन है उसमें, ईशान किशन भी हैं, और अब तो दिनेश कार्तिक की भी दावेदारी आ गई। हालांकि उन्होंने ये अनाउंस किया था कि इस वर्ल्ड कप के बाद वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 38 साल उनकी उम्र है, और इसी तरह आईपीएल में परफॉर्म करने के बाद 2 साल पहले उन्हें वर्ल्ड T20 की टीम में चुना गया था, लेकिन वहां जाकर उनसे कुछ हुआ नहीं था। तो अब सवाल यह है कि ऋषभ पंत जो फिलहाल 194 रन पर खड़े हैं, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा है। उसके बाद अगर आप बाकी दावेदारों की बात करें तो आपको दिनेश कार्तिक दिखते हैं, 226 रन है इनके, स्ट्राइक रेट इनका उनसे भी बेहतर है। संजू सैमसन के बहुत रन है, उनका भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। वैसे विक्रांत, सियासी पिच की अगर बात कर ले, ऋषभ पंत वाकई बहुत इंस्पायर करते हैं, जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, वाकई चर्चा बहुत गरमाई हुई है। लेकिन सवाल अब उठ रहा है कि राहुल गांधी और क्या कांग्रेस पार्टी उसी तरह से कम बैक कर पाएगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, हैदराबाद का मुकाबला दिलचस्प है, जहां ओवैसी के सामने माधवी लता है। ऐसे में मुकाबले से पहले बयानबाजी के बाउंसर्स मारे जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ने अब जान के खतरे की आशंका जताने वाला बयान दिया है। हमको डर नहीं है, लेकिन कैसे हालात हैं नहीं मालूम कि हमारी मौत कैसे होगी। नहीं मालूम कि क्या अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जहर दे के जेल में मार दिया जाएगा, या नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी को भी जेल में डालकर दवाखाने को बताने के नाम पर गोली मार दी जाएगी। नहीं मालूम। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। मुझे यकीन है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी नहीं मालूम। वैसे विक्रांत, सियासत के पिच पर बयानों के बाउंसर्स भी जारी हैं। चुनाव के वक्त दिन और तारीख का अपना महत्व होता है। अब मौका रामनवमी का है, तो पश्चिम बंगाल में धर्म की पिच पर टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है।
पश्चिम बंगाल में दोनों टीमें टीएमसी और बीजेपी बड़े स्कोर के लिए पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन 42 सीटों के इस महामुकाबले में पिच के मुद्दे पर भी अलग जंग छिड़ी है। टीएमसी का आरोप है मैच में जीत के लिए दंगे वाला मैदान तैयार किया जा रहा है और इसी गेम प्लान के तहत अधिकारियों का ट्रांसफर किया जा रहा है। हमारे डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा। लोकसभा की चुनावी लीग में प्रचार युद्ध की शुरुआत होते ही ममता ने आरोपों का धारदार स्पेल शुरू कर दिया था और अब चुनाव आयोग पर भी सवालों की बौछार कर रही हैं। ये बात याद रखना, हम अगर किसान के लिए 26 दिन हंगर स्ट्राइक कर सकता है तो आपका ऑफिस में भी हम 52 दिन, आपका उधर में भी हम बैठ सकता है। देखता है कितना जेल है। उधर बीजेपी रामनवमी के बहाने पहले ही टीएमसी के खिलाफ सियासी फील्डिंग सेट कर चुकी है। चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगी हुई है। रामनवमी का शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट में जाए, ये सरकार को तो डूब मरना चाहिए। जो एक शोभा यात्रा का सुरक्षा नहीं दे पाता जो, वो कैसे सरकार चलाएगा। मुकाबला कड़ा है। ममता ने बीजेपी के हिसाब से अपने गेम प्लान में बदलाव किया है। इस बार रामनवमी पर छुट्टी का ऐलान किया है, लेकिन बीजेपी राम लहर के दम पर बंगाल में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जुटी हुई है। पीएम मोदी भी रैलियों में खुलकर बल्ला चला रहे हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। बंगाल में जबरदस्त सियासी रण चल रहा है। आरोपों के बाउंसर और बीमर से मुकाबला टफ हो रहा है। आज तक ब्यूरो। तो चुनावी विसात में मुकाबला देखिए जबरदस्त है। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ये सब मुकाबला जबरदस्त। लेकिन आज विक्रांत अगर हम मैच में देखें तो जबरदस्त मुकाबला मैच में भी होने वाला है। होने वाला है, दो शेर भिड़ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको कोलकाता लेकर चलता हूं, क्योंकि ये मुकाबला खेला जाएगा ईडन गार्डन्स में। ये इस वक्त आईपीएल की नंबर 1 और नंबर 2 टीम राजस्थान बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स है। शाहरुख खान भी आएंगे वैसे, आपके फेवरेट। और आज का मुकाबला यह तय कर सकता है कि जो राजस्थान की गेंदबाजी है उसके सामने कोलकाता क्या करता है। मैं हल्का सा कोलकाता को हल्का सा फेवरेट मानता हूं इस मुकाबले के लिए। और ये मुकाबला शुरू होने वाला है। आप जानते हैं टॉस हो चुका है, तो इस मुकाबले के लिए आपको क्या करना है, आपको 9 बजे जब पहली पारी खत्म होगी स्पोर्ट्स तक पर आना है, और उसके अलावा जब मैच खत्म होगा तो भी स्पोर्ट्स तक पर आना है। आप फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।